गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन करते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये जीव विज्ञान क्या होता है। व्हाट इज बायोलॉजी। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बायोस लैटिन वर्ड से बना हुआ है और लोगोस लैटिन वर्ड से बना हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लाइफ का मतलब हुआ जीवन और स्टडी का मतलब हुआ अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान क्या है? जीवन के अध्ययन को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं। ये जो जीव विज्ञान है इसकी दो शाखाएं हैं। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। इसी जंतु विज्ञान में हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इट हैज टू ब्रांचेस। वन इज बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, अनदर वन इज जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ते हैं। जीवन की मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये कोशिका क्या है? इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। हम लोग समझते हैं कि जब कोई घर बनता है तो उस घर के निर्माण में ईंटों का उपयोग किया जाता है। ये हमारे ईंट हैं और इस तरह से घर का निर्माण होता है। तो प्रत्येक जो इकाई है, ईंटों की इकाई, प्रत्येक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कोशिका क्या है? तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। सेल is the structural and functional unit of life। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक अर्थात इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है तथा इस स्ट्रक्चर का, इस संरचना का एक निश्चित कार्य होता है। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा तंत्रिका कोशिका के बारे में। नर्व सेल हम लोगों ने पढ़ा है। तंत्रिका कोशिका की संरचना इस प्रकार की होती है। ये
केंद्रक है, मैट्रिक्स। तो यह एक तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तो इसका तो एक कार्य होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वे कोशिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करती है। अगर किसी ने मेरे हाथ में पिन चुभो दिया, तो ये जो पिन को जो संवेदना है वो धीरे 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 करके मस्तिष्क में चली जाती है, और इसका कार्य मेरा तंत्रिका कोशिका करता है। तो ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसका एक संरचना है तथा इसका एक कार्य है। तो जितनी भी सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है, सजीवों के शरीर में पाई जाती है, ये सारी कोशिकाएं एक निश्चित आकृति के रूप में होती है तथा एक निश्चित इसका कार्य होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार। केंद्रक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को हम कहते हैं असीम केंद्रक या प्रोकैरियोट्स, और दूसरे को हम कहते हैं ससीम केंद्रक या यूकैरियोट्स। This is prokaryotes and this is eukaryotes. इसको समझते हैं। प्रो मीन्स पहले, यू मीन्स ट्रू। वैसी कोशिकाएं जिसमें एक निश्चित केंद्रक उपस्थित होता है उसे असीम केंद्रक कहते हैं, और जिसमें एक अस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम ससीम केंद्रक या यूकैरियोट्स कहते हैं। ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में अगर बीच में केंद्रक अनुपस्थित होती है तो ये प्रोकैरियोट्स। अगर ये कोई कोशिका है जिसके अंदर में केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज यूकैरियोट्स। हम लोग देखते हैं पहला आकार। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसकी जो आकृति होती है 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक होती है। ये इतने सूक्ष्म आकृति है जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते। इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। 1 म्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आकार असीम केंद्रक की तुलना में अधिक होती है, और ये 5 माइक्रोन मीटर से 500 माइक्रोन मीटर तक होती है। इनमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोषीय जीव होते हैं, बहुकोषीय जीव होते हैं। हम लोग
मनुष्य इसी ससीम केंद्र कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और यहाँ स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। सबसे मेन डिफरेंस ये है, असीम केंद्र कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होती है और ससीम केंद्र कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो गुणसूत्र है, हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, एक ही प्रकार की पाई जाती है और इसमें जो गुणसूत्र है वो एक से अधिक प्रकार की पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और एक निश्चित है। इसमें जितनी सारे कोशिकीय संरचनाएं होती हैं, इन सारे कोशिकीय संरचनाओं में बाहरी आवरण अनुपस्थित होता है। जबकि इनके कोशिकीय संरचनाओं में बाह्य आवरण उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं का उदाहरण है जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, और इसमें सारे उच्च स्तरीय जंतु। एवं पादप। तो असीम केंद्रक और ये ससीम केंद्रक। अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर से जानेंगे कि ये जो जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है और जो हम लोग हैं जंतु कोशिकाएं हैं या पादप कोशिकाएं हैं, इसका जो सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है उसके आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि इनमें इन संरचनाओं में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लोग असीम केंद्रक की जो कोशिका है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जीवाणु की कोशिका, बैक्टीरियल सेल, ये एक आवरण से आंतरिक आवरण से सबसे अंदर की जो संरचना होती है जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी संरचना होती है इसके जस्ट ऊपर और इन संरचनाओं को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसके बाद एक कड़ी आवरण से ढकी होती है जो विपरीत परिस्थितियों में इन बैक्टीरियल सेल को बचाने का काम करती है। इसे हम लोग कैप्सूल कहते हैं, जो सबसे बाह्य आवरण है। अभी जो बताया गया कि किसी भी कोशिका का जो अंदर जो केंद्रक होता है, अगर वो केंद्रक है तो ससीम केंद्रक कोशिका है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे केंद्रक नहीं होता, इस तरह की संरचना होती है जो लगता है कि मेरा केंद्रक है, वो केंद्रक नहीं है। इन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड।
अब हम लोग देखते हैं कि जो सबसे अंदर की जो संरचना है प्लाज्मिक झिल्ली, ये कहीं कहीं पे फोल्ड हो जाती है। इन संरचनाओं को मेसोजोम कहा जाता है। इसके बाद यहां पे राइबोसोम गुच्छों में पाई जाती है, जिसे हम लोग पॉली राइबोसोम कहते हैं। इसके बीच में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। और ये मैट्रिक्स पाई जाती है। इसमें चलने के लिए एक अंग होता है जिसको फ्लैजेलम होता है। एक प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने और कब की? आंसर है, कोशिका की खोज महान वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। उन्होंने कॉर्क सेल में कोशिका का पता लगाया। ये कॉर्क सेल प्लांट सेल में पाई जाती है। अब हम लोगों ने जीवाणु कोशिका के बारे में देखा। अब हम ससीम केंद्रक में जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु कोशिका को हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। एनिमल सेल का जो बाहरी आवरण है एक झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके मध्य में केंद्रक होता है। यही केंद्रक हमें ससीम केंद्र कोशिका के बारे में बताता है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला केंद्रक झिल्ली भी दो स्तरीय संरचना है। इसको हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र, आनुवांशिक इकाई गुणसूत्र तथा केंद्रिका पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना है जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिसे हिंदी में अंतःद्रव्यी जलिका कहा जाता है। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है। इसके मध्य ऊपर में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग सेंट्रियोल या हिंदी में तारक काय भी कहते हैं। यहाँ पे एक संरचना प्लेटनुमा है जिसे हम लोग गोल्गी उपकरण कहते हैं। इन कोशिकाओं में कोशिकाओं के सक्रियता के लिए जहाँ एटीपी का निर्माण होता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है
एटीपी का संग्रह होता है और कोशिकाओं के आधार पर एटीपी का वितरण होता है। ये प्रश्न है। इसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, संख्या इसकी डिपेंड करती है कि ये सक्रिय सेल है या असक्रिय सेल है। यहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं, और कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम पाई जाती है वो एंजाइम स्वतः अपने कोशिकाओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। दो प्रश्न यहाँ से आती है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली का घर क्यों कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एनिमल सेल। आप लोग के लिए होमवर्क है कि जंतु कोशिका और जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाएंगे। धन्यवाद।